एक प्रोपोजिशन कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं कि इम्प्लीकेशन की इक्विवेलेंस स्टेटमेंट क्या है। तो अब आप मुझे कम से कम एक स्टूडेंट तो मुझे ज़रूर बताए कि जो P इम्प्लाइज Q है उसकी इक्विवेलेंस जो बेसिक हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया था वो क्या है। जी, कोई वॉलंटियरली बताना चाहे या मैं नाम लूँ। P इम्प्लाइज Q, इसकी इक्विवेलेंस स्टेटमेंट हम क्या यूज़ कर सकते हैं। नॉट ऑफ पी और क्यू। यस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है इसको हम यूज़ करेंगे एज ए वन प्रोपोजिशन। ये हमारे पास लेट से P है और ये हमारे पास है लेट से Q। तो इस इम्प्लीकेशन को हम लिख सकते हैं नॉट ऑफ दिस प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट और दिस प्रोपोजिशन स्टेटमेंट। तो हमारे पास आ जाएगा नॉट P एंड Q और P और Q, क्योंकि हमारे पास हमने फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशनशिप डिफाइन किया निगेशन P और Q की फॉर्म में। अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला फॉर्म है, फर्स्ट वाली फॉर्म हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन का। तो निगेशन जो है वो P और Q दोनों के साथ मूव हो जाएगी और जो एंड है वो चेंज हो जाएगा और में, नॉट P और नॉट Q और P और Q। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इस एक्सप्रेशन में जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज हुए हैं वो सब सेम है। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई एक भी कनेक्टिव डिफरेंट होता तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे आपके पास तीनों ही लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं वो डिसजंक्शन के हैं। तो आप ब्रैकेट्स किसी भी दो के दरमियान लगा सकते हैं और किसी भी दो प्रोपोजिशंस को आपस में स्विच कर सकते हैं। तो मैंने एक दो स्टेप्स किए हैं और होपफुली कि आपको वो आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे आप उसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप ब्रैकेट्स को स्विच भी कर सकते हैं और उनको स्विच भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो फर्स्ट दो थी नॉट P और Q, उसमें से नॉट Q को कंबाइन कर दिया लास्ट वाली ब्रैकेट के साथ P और Q। और फिर अब मैं इसमें क्या करूँगा कि अगेन इसमें से एसोसिएटिव यूज़ करते हुए जो ब्रैकेट है वो चेंज हो जाएगी नॉट Q और P के साथ। तो मैंने दोबारा एसोसिएटिव का यूज़ किया। अब यहाँ पर मैंने नॉट Q को कंबाइन करना है बेसिकली Q के साथ। तो मैं क्या करूँगा, कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करूँगा और P और नॉट Q आपस में स्विच हो जाएंगे। तो एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने इसको इस तरह मूव करना है। कोशिश कीजिएगा एक स्टेप में सिर्फ एक ही लॉ यूज़ करें ताकि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज ना हो और आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट ही आए। फिर हमने क्या किया, इसमें एसोसिएटिव लॉ अगेन यूज़ किया। तो नॉट Q और Q कंबाइन हो गया और नॉट P और P कंबाइन हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे हमने कहा सेट को असाइन करेंगे प्रोपोजिशन वेरिएबल और कंप्लीमेंट जो है वो कोरस्पॉन्ड करता है निगेशन को। तो हमारे पास आ जाएगा नॉट P और P इट इज सेम एज सेट और उसके कम्प्लीमेंट का यूनियन। तो सेट और उसके कम्प्लीमेंट का यूनियन हमारे पास होल सेट आ जाता है। इसका मतलब है ये हमारे पास जो ट्रूथ वैल्यूज आएंगी ये ट्रू आएंगी। तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट से भी तमाम ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आएंगी, सेकंड वाली ब्रैकेट की भी तमाम ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आएंगी। ये हमारे पास आएगा T वर्सेस T और T। तो इट इज लास्ट हमारे पास जो बोल्ड T है वो भी यही चीज़ यूज़ कर रहा है कि आपके पास तमाम ट्रूथ वैल्यूज हैं वो ट्रू हैं। तो दिस इक्विवेलेंस इज टोपोलॉजी। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल थी लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करने की। कुछ क्वेश्चन हैं ये ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ। टॉपिक 1.3 है और पेज 35 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 है। तो 9 और 10 जो है आपके पास रिलेशनशिप्स इक्विवेलेंस लॉजिकल प्रोपोजिशंस गिवन है और आपने इन दोनों को प्रूव करना यूजिंग ट्रूथ टेबल। और क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो है वो उसी दो क्वेश्चंस को टू लॉजिकल लॉस प्रूव करना, इक्विवेलेंस लॉ यूज करना, आप ट्रूथ टेबल नहीं यूज करना। और 13 वाला आपके पास है कि आपने ट्रूथ टेबल यूज करते हुए जो लॉस थे उसको आपने वेरीफाई करना है। अगेन जो लॉज हमने पढ़े थे उसकी हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, जो उसका सिंपल प्रूफ हम कर सकते हैं इट इज यूजिंग ट्रूथ टेबल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21 से 28, सेम टॉपिक और सेम पेज पर। आपके पास डिफरेंट कंपाउंड प्रोपोजिशंस गिवन है और आपने इनको लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करना है यूजिंग लॉस।
इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, रिजल्ट्स वाला लॉज वाला पेज सामने रख लें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको वो याद हो जाए। और फिर कुछ और क्वेश्चन हैं 29 से 33 तक, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करनी है। और कोई क्वेश्चन समझ में आए तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक में हम जितने भी एक्सरसाइजेस उनके क्वेश्चन को देखेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन अभी तक तो आप पूछें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। No, sir. ओके, और किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। तो इन जो क्वेश्चन हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वही रूल्स हैं जो हमारे पास इस टेबल में गिवन है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 22 देखें, तो यहाँ पे हमारे पास है P implies Q एंड P implies R। तो ये वही लॉ जो हमने फर्स्ट इम्प्लीकेशन वाले टेबल में किया था कि अगर हमारे पास हाइपोथेसिस सेम हो और कंक्लूजन्स डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, रिजल्टिंग इम्प्लीकेशन में हाइपोथेसिस को सेम ले लेते हैं और जो कनेक्टिव यूज़ किया जाता है दो इम्प्लीकेशंस को कंबाइन करने के लिए, उसकी हेल्प से हम कंक्लूजन्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि P implies Q एंड P implies R, it is logically equivalent to P implies Q and R। तो अब आपने यूज़ करना है लॉजिकली लॉज यूज़ करने हैं, इक्विवेलेंस लॉज यूज़ करने हैं और आपने इसको एस्टेब्लिश करनी है। ये वही इक्वालिटी है जो आपके पास टेबल में थी। इसी तरह 23, 24 भी वही है और 25 भी। 26 जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेबल्स। ट्वेंटी सेवन अगेन हमारे पास डेफिनेशन है बाई इम्प्लीकेशन की। कुछ टेबल से इसका प्रूफ हमने देखा था और यूजिंग लॉजिकल जो इक्विवेलेंस लॉज है उससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। लास्ट पे 28 जो है ये हमने बताया था बिल्कुल ऐसे ही वैसे कंट्राडिक्शन प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन होता है कि इफ एंड ओनली क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो भी हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो वही लॉज हैं जो हमने टेबल्स में लिखे थे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है इस प्रोपोजिशंस में हम उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। जब हमने प्रोपोजिशंस डिफाइन की थी तो उसमें हमने देखा था बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी हैं जिसमें हमारे पास डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी नहीं होते और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमारे पास सेंटेंस तो डेक्लेरेटिव है लेकिन उसके जो ट्रूथ वैल्यू है ट्रू और फॉल्स के बारे में हम कुछ गेस नहीं कर सकते। तो इस केस में हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और जो अब हमारे पास पोर्शन है वो है प्रेडिकेट कैलकुलस का। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। यहाँ पे हमारे पास ये नहीं पता कि कंप्यूटर्स कितने हैं और हमारे पास नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो हम इस स्टेटमेंट के ट्रू या फॉल्स होने के बारे में कुछ क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है मैथ 3 इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। मैथ 3 जो है वो एक कंप्यूटर को नेम असाइन किया हुआ है। तो स्टेटमेंट हमारे पास है कि मैथ 3 कंप्यूटर इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और ये एक कनेक्टेड कंप्यूटर है। तो इसके बारे में भी हम ये नहीं कह सकते कि ये हो सकता है ट्रू हो सकता है फॉल्स हो, और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में ये सही काम कर रहा है और इवनिंग में इट इज़ फंक्शनिंग नॉट प्रॉपरली। तो अब हम एक और टूल यूज़ करेंगे जो पिछले हमारे पास जो स्टडी है उसको वो इंडोर्स करेगा और उसको एक्सटेंड करेगा। इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। हमने प्रोपोजिशन डिफाइन की थी तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे जो कि डेक्लेरेटिव थे लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसके ट्रू और फॉल्स होने के बारे में कोई भी
हमारे लिए कंक्लूजन ड्रा करना डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज ग्रेटर देन 3, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 3, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी। जब तक यहाँ हम एक्स वाई जी की पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन नहीं करते, हमारे पास इन स्टेटमेंट्स की ट्रू या फॉल्स होने के बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रा करना डिफिकल्ट है। तो इन नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर एक्स इज अंडर अटैक बाय इंट्रूडर एंड कंप्यूटर एक्स इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। तो अगेन एक्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम इस स्टेटमेंट्स के ट्रू या फॉल्स होने के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो सेंटेंसेस हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस तो हैं, लेकिन इनके ट्रू और फॉल्स होने के बारे में हमारे पास कोई क्राइटेरिया अभी नहीं है। तो इस केस में हम इसके पोर्शंस बना लेंगे और फिर हम ये इसकी जो कुछ डोमेन है कि किन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये ट्रू है या किन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए फॉल्स है, उसको भी डिफाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें टू पार्ट्स में, एक वेरिएबल जो डिफाइन किया है उसको हम कह देंगे सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और जो क्लेम किया गया है उस वेरिएबल के बारे में उसको हम कह देंगे प्रेडिकेट। और इस तमाम स्टडी जो है इसको हम कह देंगे कि इट इज़ अ प्रेडिकेट कैलकुलस। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स इज ग्रेटर देन 3, अब हम इस पूरी स्टेटमेंट को एक अलहदा से एक नोटेशन एक नेम देंगे पी ऑफ एक्स। यहाँ पी जो है वो कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ किया जा सकता है, पी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, और जो एक्स है वो डिफाइन कर रहा है कि जो वेरिएबल हम यूज़ करें। एक तो हम पॉलिनोमियल के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है वो एक प्रेडिकेट सेंटेंस को शो कर रहा है। तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है तो हम पी एक्स के साथ एक और दूसरा वेरिएबल भी डिफाइन करेंगे। थ्री वेरिएबल्स है तो पी ऑफ एक्स वाई जी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास डिनोट कर रही है स्टेटमेंट को कि एक्स इज ग्रेटर देन 3, और एक्स है वो वेरिएबल है। और समटाइम्स हम इसको कहते हैं पी ऑफ एक्स इज आल्सो अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। तो जब हम इसको एक्स को कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो हमारे पास इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स को कहता हूँ 5 है, तो पी ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो जब हमने एक्स को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर लिया, तो पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करने से वही जो प्रेडिकेट है वो हमारे पास अब एक प्रोपोजिशन बन गया, क्योंकि दो ही चॉइसेस हैं, या तो विद दैट वैल्यू ऑफ एक्स प्रोपोजिशन विल गेट ट्रू और फॉल्स। तो इसलिए जब हम एक्स को वैल्यू असाइन कर देंगे तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट वुड बिकम अ प्रोपोजिशन। और पी ऑफ एक्स जो है वो शो कर रहा है हमारे पास डिफरेंट प्रोपोजिशंस को, ये कलेक्शन ऑफ प्रोपोजिशन है, क्योंकि जैसे ही आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते जाएंगे, पी ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। तो अगर 10 वैल्यूज हैं तो पी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास शो कर रहा है 10 डिफरेंट प्रोपोजिशंस को। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पी ऑफ एक्स इज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स डिनोट दिस स्टेटमेंट एक्स इज ग्रेटर देन 3। व्हाट आर द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी ऑफ 4 एंड पी ऑफ 2। तो यहाँ पर हमने इस प्रोपोजिशनल फंक्शंस में से जस्ट दो स्टेटमेंट्स को कंसिडर किया और हमने इनकी ट्रुथ वैल्यूज चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ 4 कैलकुलेट करने के लिए एक्स की जगह 4 रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 ग्रेटर देन 3। और बेसिक्स मैथ से आपको पता है कि 4 इज ग्रेटर देन 3 नेचुरली। तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। पी ऑफ 2 जो है वो प्लेन करने के लिए एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे 2। 2 इज ग्रेटर देन 3 बट एक्चुअली 2 इज लेस देन 3। तो ये जो हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज है ये आर फॉल्स आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट ए ऑफ एक्स डिनोट दिस स्टेटमेंट कंप्यूटर एक्स इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। अब हमें इस स्टेटमेंट की ट्रूथनेस या फॉल्सनेस चेक करने के लिए कुछ वैल्यूज चाहिए, कुछ डोमेन के एलिमेंट्स चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास CS2 और मैथ1 जो है वही करंटली आर अंडर अटैक, और जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है वो A CS1, CS2 और A मैथ1। तो यहाँ पे आप देखें कि जो CS1 है, जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन गिवन है उसमें CS1 के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है कि CS1 इज अंडर अटैक। तो इसका मतलब है A ऑफ CS1 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास
फॉल्स होगा। तो ये इन इंग्लिश सेंटेंस में सी एस वन का मतलब क्या है? द कंप्यूटर सी एस वन इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। जबकि सेंटेंस में जो एक्सप्लेनेशन है, जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन गिवन है, उसमें सी एस टू है या मैथ वन है जो कि अंडर अटैक है। इसलिए ए सी एस वन की जो ट्रूथ वैल्यूज है वो फॉल्स होगी। और ए सी एस टू का मतलब यह है कि कंप्यूटर सी एस टू इज अंडर अटैक बाय इंट्रूडर। तो आपके पास जो एक्सप्लेनेशन गिवन है, डिस्क्रिप्शन गिवन है, इस डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमारे पास ट्रू आएगी। इसी तरह लास्ट वन भी हमारे पास है ए मैथ वन। तो जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास हो जाएगी कंप्यूटर मैथ वन इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर, और थ्रू डिस्क्रिप्शन इट इज क्लियर यस मैथ वन इज अंडर अटैक बाय इंट्रूडर। तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी। और फर्स्ट वन वाले की जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमारे पास फॉल्स होगी। यहाँ तक अगर स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, अदरवाइज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करें। अच्छा, अब ऐसा करें आपके, आज हम अटेंडेंस लगाते हैं बाई, आप स्टूडेंट से रोल नंबर नाम, अब आप जो स्टूडेंट्स नाम और रोल नंबर लिखेगा फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, और फिर आपने मुझे है अपनी वॉइस से मैं आपकी अटेंडेंस लूँगा। फॉर एग्जांपल जैन प्रेजेंट है, आप अपना रोल नंबर और नाम लिख के चैट में enter करें। मिर्जा जैन अली। नेक्स्ट अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सलीम। अस्मा अहमद। अब्दुल्ला की मुझे आवाज़ नहीं आई। प्रेजेंट सर। ओके। और अस्मा अहमद, मुझे आप ये चैट में नहीं लिखे, मुझे आप आवाज़ सुनाएं, आप प्रेजेंट हैं वहाँ पे तो नहीं। Yes, sir, present. ओके। फिर जैन अली नासिर। Present, sir. ओके। ताहा सुहेल। प्रेजेंट सर। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेरे पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम आए हैं। और फहद ख्वाजा जी। प्रेजेंट सर। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट मुनीब अहमद। Present, sir. ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट जावल अली। Present, sir. और रायदा मुनीर। Present. और आयशा अकरम। Present, sir. अच्छा, ये सारे जो आयशा अकरम और रायदा मुनीर, ये उबैद रहमान से आप सारे लोग हैं। क्या? अब्दुल मतीन। जी सर जी प्रेजेंट। और समीद अहमद। जी सर। और कंजा शाहिद। प्रेजेंट सर। नाम कंजा ही है आपका कि मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया? सर मेरा नाम कंजा ही है। ओके गुड। लाइबा आबिद। Present, sir. और सैफुल्ला। Present, sir. मोहम्मद हमजा लतीफ़। Present. मरियम सलमान। Present. ओके। हमजा, मोहम्मद हमजा। Present, sir. मरियम शाहिद। Present, sir. शहूद बिन आमिर। प्रेजेंट सर। ये मैं नाम आपका सही प्रोनाउंस किया? यस सर। ओके। शैलान नवीद। प्रेजेंट सर। गुड। तो आप सब लोग जो हैं वो हर चीज़, हर पॉइंट आपको क्लियर है, आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं होता ड्यूरिंग लेक्चर? सर मेरी अटेंडेंस रह गई है। जी जी। आपने अपना रोल नंबर नाम लिख कर एंट्री किया था?
अब्दुल रऊफ, अब्दुल्ला सलीम, हारून ताहिर Present, sir. और फैज नासिर। 5 है, 5 है, Present. 5 sir. Present. 5, ओके 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 जी। कोई क्वेश्चन आपका तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। आपने नाम लिखा है, निवियान नाम है? यस सर। ओके, ये उबैद क्लास में 2 है, उबैद और रहमान, पहले भी एक उबैद है, सर वही हूँ तो फिर आप 2 दफ़ा क्यों लिख रहे हैं? सर, वो पहले मैं पूरा नाम नहीं लिखा था। बहुत शुक्रिया आपके पूरे नाम लिखने का। और अम्मार नदीम, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास है 2 वेरिएबल्स में, लेट q of x y denote the statement x equals to y plus 3 और what are the truth value of the proposition q12 and q30। तो हम 1 by 1 एक्स वाई की जगह 1 2 रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि ये इक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं। अगर इक्वालिटी होल्ड करेगी तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। फर्स्ट वाले केस में x1 है और y2 है, तो अगर हम रिप्लेस करेंगे एक्स वाई की जगह 1 और 2 तो हमारे पास आ जाएगा 1 = 2 + 3। तो क्वेश्चन जी अब्दुल्ला, क्वेश्चन आपका। No, sir. ओके, तो 1 = 2 + 3, 1 = 5, तो 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 5, तो इक्वालिटी होल्डिंग कहती है, तो ट्रूथ वैल्यू हमारे पास फॉल्स होगी। अब हम रिप्लेस करते हैं एक्स की जगह 3, वाई की जगह 0, तो 3 0 + 3, 0 + 3 is 3 itself, तो 3 = 3 इक्वालिटी होल्ड करती है, इसलिए ट्रूथ वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो इंग्लिश सेंटेंसेस से प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स को कैसे चेक करना है, और दूसरा नोटेशन है। मैंने आपको बताया कि इस प्रेडिकेट कैलकुलस में जो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ करेंगे प्रोपोजिशनल फंक्शन के लिए, और जो वेरिएबल्स हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे यहाँ पर सी और एन है। सी हमारे पास शो कर रहा है कंप्यूटर सी इज़ कनेक्टेड टू नेटवर्क एन, और जो कंप्यूटर है इट इज़ लेबल्ड विद सी, जो नेटवर्क है इट इज़ लेबल्ड विद एन। अब हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन है कि मैथ 1 इज़ कनेक्टेड टू नेटवर्क कैंपस 2 बट नॉट टू नेटवर्क कैंपस 1। तो नेट कैंपस 1 और कैंपस 2 हमारे पास 2 नेटवर्क्स अवेलेबल हैं इन द कैंपस, और मैथ 1 जो है इट इज़ कनेक्टेड टू कैंपस 2। तो नीचे हमने चेक करनी है ट्रूथ वैल्यूज। एक प्रोपोजिशन फंक्शन है ए मैथ 1 कैंपस 1, और दूसरी हमारे पास जो प्रोपोजिशनल फंक्शन स्टेटमेंट है इज ए मैथ 1 कैंपस 2। तो अब हम सी की जगह अगर मैथ 1 रिप्लेस करें और एन की जगह कैंपस 1 रिप्लेस करें तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी कंप्यूटर मैथ 1 इज कनेक्टेड टू नेटवर्क कैंपस 1। जबकि डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन की उसमें ये मेंशन है कि मैथ 1 कैंपस 2 से कनेक्टेड है। तो ये जो हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन में जो प्रोपोजिशन आई है पर्टिकुलरली ए मैथ 1 कैंपस 1, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फॉल्स, क्योंकि मैथ 1 इज कनेक्टेड टू कैंपस 2। और ये जो हमारे पास जो सेकंड प्रोपोजिशनल है स्टेटमेंट वो है ए मैथ 1 कैंपस 2, तो हम सी की जगह रिप्लेस करेंगे मैथ 1 और एन की जगह रिप्लेस करेंगे कैंपस 2। तो स्टेटमेंट हमारी ये बन जाएगी कंप्यूटर मैथ 1 इज कनेक्टेड टू नेटवर्क कैंपस 2। और डिस्क्रिप्शन में इस बात को हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये है इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमारे पास ट्रू होगी। और फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है विथ 3 वेरिएबल्स आर एक्स वाई जी, और ये है x + y = z, और हमने फाइंड करनी है ट्रूथ वैल्यूज ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट R123 R001। तो सिंपली हम रिप्लेस करेंगे x की जगह 1, y की जगह 2 और z विथ 3। तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 = 3, 3 = 3। दोनों साइड्स सेम है, इक्वल है, इक्वालिटी होल्ड करती है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी।
इसी तरह जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है उसमें एक्स वाई 0 और जी हमारे पास 1 है, 0 + 0 इज 0 और 0 = 1 इक्वालिटी ब्रेक होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू फॉल्स होगी। अब हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स देखी हैं वो 1 वेरिएबल के साथ भी देखी हैं, 2 वेरिएबल्स के साथ भी देखी हैं और 3 वेरिएबल्स के साथ भी देखी हैं। तो जैसे आप 2 हमारे पास अगर वैल्यूज हो तो हम कहते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर है। अगर 3 हमारे पास वैल्यूज हो, 3 कोऑर्डिनेट्स जैसे हम कहते हैं, तो हमारे पास है इट इज ट्रिपल। इसी तरह हम प्रोपोजिशनल फंक्शन को फॉर एनी नंबर ऑफ फाइनाइट वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल x1 x2 अप टू xn। तो उसमें हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन p जो है वो हमारे पास n वेरिएबल्स के साथ डिफाइन होगा, x1 x2 xn, और हम इसको कहेंगे n प्लेस प्रेडिकेट और n अरे प्रेडिकेट। जो अरे है वो हमारे पास है x1 x2 xn। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन है क्वांटिफायर से। क्वांटिफायर से आप लोग फेमिलियर हैं कैलकुलस 1 में भी और मल्टीवेरिएबल कैलकुलस 2 में भी। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताई थी इम्प्लीकेशन डिफाइन करते हुए, आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काउंटेड। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो कीवर्ड एवरी यूज हो रहा है और इसमें हम इसको एक इम्प्लीकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। थोड़ी सी इसमें आपके पास एलैबोरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमने एवरी की बात की है तो हमारे पास ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम किन किन एलिमेंट्स, किन किन सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स भी डिफाइन करते हैं। आप फेमिलियर हैं, समटाइम्स वर्ड्स हमारे पास यूज होती हैं, ऑल, सम क्वेश्चन। यस सर, ये दोबारा से बता जी। दें क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। क्वांटिफायर्स में आपको जस्ट ये एक्सप्लेनेशन अभी स्लाइड रहेंगे तो आपको आईडी क्लियर हो जाएगा। और एक जस्ट कैलकुलस से एक एग्जांपल मैंने कोट की थी जो मैंने एप्लीकेशंस में भी बताई थी। रिजल्ट फेमिलियर रिजल्ट है, इफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन है और वो कन्वर्ज कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इट इज़ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। तो मैंने आपको जस्ट एक सेंटेंस वाइज बताई है कि आप इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे हैं। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जैसे एवरी है, ऑल है, सम है, मैनी है, नन एंड फ्यू है। तो ये हमारे पास जो है वो एक क्वांटिफायर का है। क्वांटिफायर मीन्स कि हमारे पास वो जो क्वांटिटी ऑफ आप पहले सब्जेक्ट है, वेरिएबल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हम कहते हैं इट इज क्वांटिफायर। यहाँ जो हम अभी एट द मोमेंट जो डिस्कस करेंगे वो 2 या 3, इसमें हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर इसको हम कहते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल से मुराद ये है कि मैं एक प्रेडिकेट यूज कर रहा हूँ, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था x इज ग्रेटर देन 3। अब x के बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन बतानी चाहिए कि x जो है वो किस डोमेन पर है। जैसे अब अगर मैं ये कहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो अगर मैं स्टूडेंट की बात करूंगा तो मेरे पास 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस यूनिवर्सिटी और उसी यूनिवर्सिटी के किस डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो क्वांटिफायर हैं ये एक प्रेडिकेट एक्सप्रेशन के साथ क्वांटिफायर और फिर उसकी डोमेन, 3 चीज़ें हमारे पास हैं। एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है, फिर उस प्रोपोजिशनल फंक्शन के साथ हम एक क्वांटिफायर यूज़ करते हैं, और क्वांटिफायर जब भी यूज़ करेंगे उसके साथ हमारे एक डोमेन क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट से ये बात क्लियर नहीं होती कि वो किस यूनिवर्सिटी या किस डिपार्टमेंट का। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर हमारे पास क्या है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर सेट के बारे में बात करेंगे तो हम उसके हर नंबर के बारे में, हर एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो हमारे पास क्वांटिफायर है वो है देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल से भी आप फेमिलियर। देयर एग्जिस्ट मीन्स कि आपके पास जो आप एक क्राइटेरिया डिफाइन करने लगे हैं वो जस्ट 1 एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा। इसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। जो पहली बात मैं आपको याद दहानी करवाना चाह रहा हूँ वो ये
कि जब भी आप क्वांटिफायर यूज़ करेंगे उसके साथ आपको उसकी सेट ऑफ वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस, फॉर एग्जांपल मैं ये बात कहता हूँ कि स्टूडेंट्स स्टडिंग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल 7-8 सेक्शंस हैं। उन 7-8 सेक्शन, अब मैंने ये बात नहीं की कि स्टूडेंट्स स्टडिंग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं वो किस डोमेन में ले रहा हूँ। हो सकता है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डोमेन ये ले लूँ कि मेरे पास जस्ट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, और अब अगर मैं एक असाइनमेंट अपलोड करता हूँ तो मैं उसके साथ ये कह देता हूँ फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंप्यूटर साइंस हु आर स्टडिंग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो अब मैंने जब क्वांटिफायर यूज़ किया तो साथ में मैंने उसकी डोमेन उसको भी क्लियर कर दिया। तो जब भी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाना है जिसके साथ एक क्वांटिफायर यूज़ हो रहा हो, हमें उसकी डोमेन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है, whenever we are using quantifier, domain should be mentioned। दो तरह के क्वांटिफायर यूज़ करेंगे, एक फॉर ऑल जिसको हम जैसे ए रिफ्लेक्ट किया हुआ ए है, और इसी तरह दूसरा क्वांटिफायर है एग्जिस्टेंशियल। तो एग्जिस्टेंस का क्वांटिफायर जो है वो ये ई को अगर आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग वाई एक्सिस, उस तरह डिनोट किया जाता है। फॉर ऑल, अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और मैं कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा हूँ फॉर ऑल क्वांटिफायर के साथ, इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी उन 10 स्टूडेंट्स पर अप्लाई होनी चाहिए। और अगर मैं 10 स्टूडेंट्स की क्लास लेता हूँ और उसमें मैं एक क्वांटिफायर, एक प्रॉपर्टी के साथ क्वांटिफायर यूज़ करता हूँ एग्जिस्टेंशियल का, इसका मतलब ये है कि अगर उन 10 में से एक भी कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स वो प्रॉपर्टी ओवरऑल होल्ड करती है। जैसे अगर मैं कहूँ क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स ने उसका एग्ज़ाम लेना है। इसका मतलब यह है कि फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर दे हैव टू टेक एग्जाम्स। अब देयर एग्जिस्ट के केस में हम ये एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि हर क्लास के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास एक क्लास रिप्रेजेंटेड CR है या GR, तो CR भी GR दोनों भी हो सकते हैं, अदरवाइज एटलीस्ट हम एक CR बना लेते हैं। तो इसको समहाउ आप इस तरह समझ सकते हैं। बाकी हमारे पास इसकी बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसे हम 1 बाय 1 यूज़ करेंगे। तो हर क्वांटिफायर के साथ हमने एक सेट ऑफ वैल्यूज, एक डोमेन डिफाइन करना है, उसको हम देंगे डोमेन ऑफ डिस्कोर्स, या हम कह देते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, या सिंपली हम उसको कहेंगे डोमेन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सेट्स लेते हैं, सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन बनाने, कोई भी आप सेट लेते हैं उसके साथ आप एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लेते हैं, और आप ये सपोज करते हैं कि जितने भी आप सेट्स ले रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो तमाम के तमाम उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। तो हमारे पास क्वांटिफायर यूज होगा, उसके साथ डोमेन ऑफ डिस्कोर्स, या हम कहेंगे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स शुड बी मेंटेन। सिंपली हम कहेंगे डोमेन। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है P ऑफ X और मैं उसके साथ एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको किस तरह लिखूंगा, P ऑफ X फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ X इन दी डोमेन। और इसको नोटेशन वाइज हम कैसे लिखेंगे कि क्वांटिफायर यूज़ करेंगे, क्वांटिफायर के साथ वो वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि उस जो क्वांटिफायर जिस वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ हो रहा है वो वेरिएबल साथ यूज़ करेंगे, और उसके साथ उस प्रोपोजिशनल फंक्शन को। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आपने क्वांटिफायर लिखना है, फिर उस वेरिएबल को लिखना है जिसके बारे में आप क्वांटिफायर यूज़ कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ हम वो प्रोपोजिशनल फंक्शन लिखेंगे जिससे रिलेटेड आपने वेरिएबल यूज़ किया। फॉर ऑल एक्स P ऑफ X, इसका मतलब ये है P ऑफ X फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ X। अगर मैं यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ करता तो देयर एग्जिस्ट फिर X और P ऑफ X, इसका मतलब है फॉर सम X फ्रॉम P ऑफ X, या P ऑफ X फॉर सम वैल्यू ऑफ X इन द डोमेन। इसको हम रीड कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, फॉर ऑल X P ऑफ X, और ये कह सकते हैं फॉर एवरी X इन द डोमेन P ऑफ X। इसलिए कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, और यहाँ तक अगर डिस्कोर्स बताते हैं। डोमेन ऑफ डिस्कोर्स वही है। देखें, अगर मैं कहता हूँ X इज ग्रेटर देन 3,
अब देखें, अगर मैं सेट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10 to 15, तो 10 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू है, 11 12 13 14 जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सब ग्रेटर देन 3, तो हमारे पास उस तमाम नंबर्स के लिए वो एक जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो करेक्ट है। लेकिन अगर मैं सेट ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4, अब यहाँ पे हमारे पास जो 4 वैल्यूज़ हैं उसमें से 1 और 2 जो है, और 1 और 2 जो है, या 3 भी इवन, वो 3 से ग्रेटर नहीं है। तो कुछ एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है और कुछ एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। अब जैसे ही मैंने डोमेन चेंज की तो हमारे पास उस प्रोपोजिशन फंक्शन की जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वो डिफर करना शुरू कर दी। तो ये हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट की अगर हमने उसके ट्रू या फॉल्स होने को डिसाइड करना है तो हमें सबसे पहले उसकी डोमेन देखनी पड़ेगी। तो जैसे हमारे पास डोमेन डिफरेंट होती जाएगी, हमारे पास उस प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज चेंज होती जाएगी। तो किसी भी इस तरह के प्रोपोजिशन फंक्शनल के बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा डोमेन। डोमेन मीन्स के इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे आपने एक प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया है और वो प्रोग्राम जो है वो होल्ड करता है जस्ट इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि आपने जो उसमें रन टाइम वेरिएबल जिसमें आपने वैल्यूज़ डिमांड करनी है उस वेरिएबल में आपने उसकी टाइप डिफाइन की हुई है, इंट डिफाइन की हुई है। और अब अगर आप उसमें फ्लोट टाइप वैल्यूज़ देना शुरू कर देंगे तो वो तो उसकी डोमेन में नहीं है, तो वो प्रोग्राम उस वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करेगा, तो आपके पास एक एब्सर्ड सी वैल्यू आ जाएगी। तो किसी भी स्टेटमेंट के बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रा करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसकी डोमेन क्या है, वो किन सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए है। तो इसलिए हम कहते हैं जब भी क्वांटिफायर यूज़ करेंगे, प्रोपोजिशनल फंक्शन यूज़ करेंगे, हमारे पास सबसे पहले देखना होगा कि जो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो उस वेरिएबल की आपके पास बाउंड्री क्या है। आप बाउंड्री कह लें, आप कह लें रिस्ट्रिक्शंस क्या है, उस चीज़ को हम कहते हैं इट इज़ डोमेन। आई होप कि ये आपको आइडिया क्लियर है। ओके सर, यस सर। ठीक है, ओके गुड। तो अब हमारे पास एक चीज़ और है यहाँ पे, लास्ट सेंटेंस अगर आप देखें तो इसमें हमने डिफाइन किया हुआ काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास सेक्शन में जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और मैं स्टेटमेंट ये कहता हूँ कि एवरी स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी इज टेकिंग एग्जाम ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स हैं और जब मैंने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के बाद जब पेपर कलेक्ट किए तो मेरे पास 29 आंसर शीट्स थी या लेस देन 30 थी। 29 है, 28 है, 27 है। ये जो सबसे जो आप कह लें कि क्लोजर सिचुएशन है वो है 29 आंसर शीट्स। अब यहाँ पे मैं ये क्लेम कर रहा था कि मेरे पास all students of section B are taking exams of discrete structure, और जब मैंने आंसर शीट्स कलेक्ट की तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कम आंसर शीट्स थी। इसका मतलब है कि मेरा जो क्लेम है या मेरी जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स है। तो हमने यहाँ पे जो सेंटेंस यूज़ किया था उसमें क्वांटिफायर यूज़ किया फॉर ऑल। तो जो लास्ट लाइन काउंटर एग्जाम्पल वाली है वो यही शो कर रही है कि जो आपकी स्टेटमेंट विथ यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो फॉल्स कब होगी, जब आपके पास एट लीस्ट वन ऐसा केस एग्जिस्ट करे जो कि होल्ड नहीं करता हो। तो वो जो सिंगल आपके पास केस एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। तो समटाइम्स किसी चीज़ को प्रूफ करना मुश्किल होता है, उसको डिसप्रूफ करना आसान होता है। अब जैसे अगर मेरे पास क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं अगर स्टूडेंट्स काउंट करता हूँ तो मेरे पास 29 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, एक स्टूडेंट एब्सेंट है। तो अब मैं अगर 29 स्टूडेंट्स की प्रेजेंस लगाऊं, इससे ज़्यादा आसान है कि मैं एक स्टूडेंट जो स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है उसकी एब्सेंट लगा दूँ। तो वो जो प्रेजेंस लगाने वाला प्रोसीजर है वो शायद लेंथी हो, लेकिन क्योंकि एक स्टूडेंट एब्सेंट है उसके लिए एब्सेंट लगाना मेरे पास बहुत ही
शॉर्ट टाइम का काम है। तो ये जो एक है जिसको हम जो अपोजिट वे में जाके प्रोसीड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेटमेंट है और मैंने उसकी क्वांटिफायर यूज़ किया यूनिवर्सल, और मैंने उसको प्रूव या डिसप्रूव करना है, और मुझे कोई एक ऐसी मिसाल या कोई ऐसी एक वैल्यू मिल जाती है जिस पे वो कंडीशन होल्ड नहीं करती, तो मैं वो एक पर्टिकुलर नंबर को बताकर ये कह दूंगा कि क्योंकि इस पॉइंट पर ये वैल्यू होल्ड नहीं करती, तो इसीलिए फॉर के लिए कंडीशन ट्रू नहीं करती। वो जो पर्टिकुलर एग्जांपल होगी ना, उसको हम कहते हैं काउंटर एग्जांपल। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, तो आपको आइडिया और बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा समराइज किया, बुक में भी ये टेबल गिवन है कि अगर स्टेटमेंट आपके पास यूज हुई है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, तो ऐसी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होगी? जब पी ऑफ एक्स डोमेन के तमाम एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो। अगर एक्स 10 है, 1 2 3 अप टू 10 है, तो पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 पी ऑफ 4 अप टू P10 जो वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। और फॉल्स क्या हो कि अगर उन 10 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ऐसी हो जिस पर पी ऑफ 1 होल्ड नहीं करता, तो हम कहेंगे कि इस क्वांटिफायर की जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है मेरे पास, प्रोपोजिशनल फंक्शन गिवन है x plus 1 is greater than x. What is the truth value of the quantification for all x p of x where the domain consists of all real numbers? तो अब हमारे पास एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट दी हुई है और साथ में एक क्वांटिफायर यूज किया फॉर ऑल वाला, और डोमेन ये दी हुई है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उस पर हमने x की वैल्यू चेक करनी है। तो आप कोई भी नंबर लें और उसमें अगर आप 1 ऐड कर देते हैं, वो नंबर जिसमें आपने 1 ऐड किया वो प्रीवियस वाले ओरिजिनल नंबर से हमेशा बड़ा ही होता है। तो जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास बेसिकली ट्रू है, तो इसीलिए इस क्वांटिफायर के साथ इस स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू आएगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था, जब भी हम क्वांटिफायर यूज करेंगे उसके साथ हमने डोमेन लाजमी बताना है। लेकिन अगर आपके पास क्वांटिफायर फॉर ऑल यूज किया और डोमेन गिवन नहीं है, तो उस केस से हम क्या करते हैं, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स की जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि क्वांटिफायर फॉर ऑल के लिए अब हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिस पे हम वो कंडीशन चेक कर सकें, तो हम कहते हैं कि वो कंडीशन इज ऑब्वियसली ट्रू। ये हम एक एग्जांपल और देखेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी प्रिकॉशनर है आपके पास कि आपने फॉर एनी नहीं यूज़ करना। फॉर एनी जो है वो दोनों ही मीनिंग्स में यूज़ होता है, फॉर ऑल के मीनिंग्स में भी, फॉर सम के मीनिंग्स में भी। तो बेहतर यह है कि आप फॉर एनी ना यूज़ करें, एनी की जगह आप यूज़ करें फॉर ऑल। तो फॉर ऑल या फॉर एवरी, ये जो क्वांटिफायर हमने यूज़ किया यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो जब आपके पास फॉर ऑल क्वांटिफायर यूज हो और उसके साथ डोमेन गिवन ना हो, तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल पी ऑफ एक्स जो है इट इज़ ट्रू। और अदर जो हमारे पास इंग्लिश सेंटेंसेस में फ्रेजेस यूज होते हैं फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल, फॉर एवरी, ऑल ऑफ, फॉर ईच, गिवन एनी, फॉर आर्बिट्ररी, फॉर ईच, और जो लास्ट वन वाला है वो आपने अवॉइड करना है, फॉर एनी। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास कि इम्प्लीकेशन की भी मैंने आपको ऑलमोस्ट 14-15 डिफरेंट फ्रेजेस बताए थे। तो अब मैं एक स्टूडेंट से पूछूंगा, फॉर एग्जांपल मोहम्मद हमजा, हाफिज मोहम्मद हमजा, आप मुझे बताओगे कोई से 2 सेंटेंसेस जो आप इम्प्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। सैफुल्ला, मरियम शाहिद। यस सर। हमने इम्प्लीकेशन के लिए डिफरेंट 14 to 15 सेंटेंसेस डिफाइन किए थे फर्स्ट और सेकंड क्लास में, टीम प्लस टू। तो कोई से आप 2 बताएं जो आपको याद हो,
अगर मेरे पास p implies q है तो इसके लिए हम डिफरेंट दो सेंटेंसेस कौन से यूज कर सकते हैं? सर आप वो पूछ रहे जो आपने वो सेंटेंसेस बताए थे, जैसे कि इफ द टीम विंस मैच देन इट मींस इट्स रेनिंग, वो वाले? ये नहीं, वो नहीं, जैसे हमने वो तो मैंने ट्रूथ वैल्यू स्टेट बनाए थे ना। अब p जी। implies q को एक वे में इस तरह लिख सकता हूँ, if p then q, ठीक है। ये इसका एक फ्रेजेस है जी। जो p इम्प्लीकेशन q को लिखते हैं। और एक सेंटेंस ये था जैसे q unless not p। इस तरह के सेंटेंसेस हाँ 14 जी। 15 थे, कोई से दो बताएं, दो मैंने बता दिए, दो आप बताएं। इफ पी देन क्यू आपने बताया है, जी और क्यू इफ पी। ओके गुड, एक हो गया। दूसरा और सर अभी दूसरा याद नहीं आ रहा, सॉरी। 14 में से कोई एक तो याद होने चाहिए ना। अच्छा चलें, सर अभी वो याद नहीं किए, बस गो थ्रू किया था। अगर आप ओके, अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो ये इतना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल से ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो अगर आपको यस। साथ साथ अगर आप ये नोटेशंस याद नहीं करेंगे क्विज में और पेपर्स में, आपको बहुत मुश्किल होगी। तो फॉर एग्जांपल ओके गुड, नेक्स्ट शहलान नवीर, आप मुझे बताएंगे कोई से दो सेंटेंसेस p implies q के लिए। निवियान, मोहम्मद कासिम, आप सीरियस नहीं लग रहे मुझे और बहुत प्रॉब्लम होगी आपको एग्जाम से। ओके नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मैंने आपको बताया फराल के केस में प्रूफ करना मे बी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन डिसप्रूफ करना आसान है। तो किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपने क्वांटिफायर के साथ डिसप्रूफ करना है, हम एक ऐसी एग्जांपल फाइंड कर लेंगे जिसमें वो होल्ड नहीं करता। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट क्यू एक्स बी द स्टेटमेंट x is less than 2. What is the truth value of the quantification for all x q of x, where the domain consists of all real numbers? अब यहाँ पे प्रोपोजिशनल फंक्शन ये क्लेम कर रहा है कि जितनी भी रियल नंबर्स हैं हमारे पास वो 2 से स्मॉल है। तो अब अगर हम इसको प्रूफ करने के लिए कोई मेथड डिफाइन करें या कोई स्टेप्स करें, उससे ज़्यादा आसान है इसको डिसप्रूफ करना, क्योंकि कोई सा भी रियल नंबर कंसिडर करें जो कि 2 से लार्जर है, जब आप उसको x की जगह रिप्लेस करेंगे तो इस स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू वो फॉल्स आ जाएगी। तो हमारे पास निगेशन हो जाएगी इस फराल की। तो फॉर एग्जांपल x लेस देन 2 है, यहाँ मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ 4 के साथ, क्योंकि x इज़ अ रियल नंबर। या लेट्स सी, मैं अगर यहाँ पे 2.1 भी ले लेता हूँ, अगर मैं x ले लेता हूँ 2.1, तो 2.1 इज लेस देन 2, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि 2.1 लेस देन 2। तो इस जो प्रोपोजिशन स्टेटमेंट है इसकी हमारे पास एक वैल्यू आ गई जो कि फराल को सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। एक इस यहाँ पे हम एक और काउंट कर सकते हैं कि जैसे हमने डी मॉर्गन्स लॉ डिफाइन करते हुए डिफाइन किया था, अगर मैं और के साथ निगेशन यूज करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर में लॉजिकल कनेक्टिव आएगा वो एंड आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ में हम जैसे कहते हैं। इसी तरह जब हम निगेट करेंगे फॉर ऑल को तो हमारे पास वो चेंज हो जाएगा देयर एग्जिस्ट में, क्योंकि देयर एग्जिस्ट का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि उस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। इसी तरह अगर हम कर लें निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट की, तो यहाँ हमारे पास जो फाइनल अदर्स इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आएगी वो आ जाएगी फॉर ऑल के साथ। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो वो बेसिकली फॉर ऑल के लिए होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने 3 लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि 2 से लार्जर हो, 2.1, 2.5, 10, 15, 20, एनी नंबर ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज दैट प्रोपोजिशनल फंक्शन इज x² greater than 0। अगेन
हमारे पास यहाँ पे क्वांटिफायर यूज़ किया फॉर ऑल, और जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आर द नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो -2, -3, +5, +7 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर। तो क्वेश्चन में यह है कि आपके पास जितने भी इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर लें तो स्क्वायर ऑफ द इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। अगर हम इसको सेंटेंस में लिखें तो पी ऑफ एक्स स्टेटमेंट क्या होगी, स्क्वायर ऑफ ऑल इंटीजर्स या स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। तो इंटीजर्स में 0 भी शामिल होता है। अब हमारे पास सिर्फ अगर हम 0 को ही कंसिडर कर लें तो 0 स्क्वायर इज 0 और 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, इट इज एक्चुअली इक्वल। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल आ गई जो कि इस स्टेटमेंट को निगेट करती है। तो हमारे पास जो फॉर क्वांटिफायर है उसको प्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल आ गई 0। ये जो एग्जांपल है ये काउंटर एग्जांपल समझाने के लिए एलैबोरेट की गई है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ पूछें। सर ये हम ऐसे लिखना पड़ेगा, वो इसी डेट सारा पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, सेंटेंस लिखने पड़ेंगे? कैसे मैंने लिखा? यस सर, ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ना पूरे पूरे, ये सारा ऐसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके पास है कि प्रोपोजिशनल फंक्शन इज गिवन x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और डोमेन ऑफ डिस्कोर्स जो है इट इज इंटीजर। अब आपसे ही पूछा जाए कि चेक करें कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू है या फॉल्स है, तो आपने इसकी ट्रूथ वैल्यू के बारे में कुछ तो आंसर देना है ना कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आपने ट्रू देना है तो भी आपको उसकी जस्टिफिकेशन और रीज़न देनी पड़ेगी। अगर आपको फॉल्स लिखना है तो उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। यहाँ मैंने कॉपी की है बुक के सेंटेंसेस आपकी आसानी के लिए। तो आप जस्ट ये भी लिख लें कि फॉर एक्स इक्वल टू 0 पी ऑफ एक्स डज नॉट होल्ड, इट मीन्स फॉर ऑल पी ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। ये भी इनफ है। वर्डिंग सेम टू सेम याद नहीं करनी, हमें बेसिक आइडिया क्लियर करना है कि आप अगर इसको फॉल्स कह रहे हैं तो पीछे रीज़न क्या है। प्रूव करने के लिए आपको हर एलिमेंट के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। इस प्रूफ करने के लिए आपको जस्ट एक एग्जांपल फाइंड करनी है जिसको हम काउंटर एग्जांपल कहें। बात क्लियर हो रही है? यस सर। सर हम दोनों लिख सकते हैं, सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, साथ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। अगर तो आइडिया क्लियर हो रहा है तो फिर फॉर एग्जांपल इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स सिंस x equal to 0 does not satisfy the inequality। ये आंसर भी इनफ है। इनइक्वालिटी आके लिख दें x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, राइट? ओके सर। तो बेसिक ये जो यहाँ पे जो इस एग्जांपल में जो चीज़ फोकस की गई है वो इसके आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं है बल्कि मेथड ऑफ प्रूफ है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि अगर मैं कहता हूँ कि 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स के ए ग्रेड हैं, अब ये कि मैं 10 स्टूडेंट्स के पेपर्स 1 बाय 1 चेक करूं और इस चीज़ को वेरीफाई करूं कि 10 के 10 स्टूडेंट्स का ए ग्रेड है और मुझे ये पता है कि एक स्टूडेंट का बी ग्रेड है, तो मैं उन 10 पेपर्स को 1 बाय 1 चेक करने के बजाय उस जो पेपर जिस स्टूडेंट के बी ग्रेड है उस स्टूडेंट के जस्ट पेपर को कलेक्ट करके उस वाली स्टेटमेंट को निगेट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मेथड बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि काउंटर एग्जाम्पल होती क्या है कि आप उस तमाम वैल्यूज़ के लिए उस बात को चेक करने के बजाय अगर आपके नॉलेज में ये है कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस पे वो बात होल्ड नहीं करती, आप उसको लिस्ट कर दें, तो इट इज सेम एज प्रूविंग दी अदर थिंग्स। तो हम और एग्जांपल्स की और भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो x की जो डोमेन है उसमें मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x अप टू xn। तो ये जो हमारे पास क्वांटिफायर वाली स्टेटमेंट है फॉर ऑल x p ऑफ x, ये बेसिकली है p ऑफ x1 एंड p ऑफ x2 एंड अप टू p ऑफ xn। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लेम करता हूँ कि x1 इज ग्रेटर देन 3 और मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 से लेकर 10 तक। तो आप देखें p ऑफ x1 क्या होगा, p ऑफ 1 x2 p2 एंड p3 एंड p4 अप टू एंड p ऑफ 10। और आपको ये पता है कि
ट्रूथ टेबल से जब हमने एंड डिफाइन किया था, कंजंक्शन डिफाइन किया था, तो कंजंक्शन, जिस स्टेटमेंट में कंजंक्शन होता है वो स्टेटमेंट ट्रू उसी वक्त होती है जब सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हों। अगर इन स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी तो उस पूरी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 4 अगर हमारे पास है, एक फॉल्स है और 3 ट्रू है, तो उन चारों का जो कंजंक्शन है वो हमारे पास फॉल्स होगा। हमारे पास इसके लिए एक एग्जांपल है ये वाली, what is the truth value for all x p of x where p of x is the statement x square is less than 10 and the domain consists of the positive integers not exceeding 4। नॉट एक्सीडिंग 4 इंटीजर है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं है। नॉट एक्सीडिंग 4 इसका मतलब ये है इट इज लेस देन 4, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास जो डोमेन है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4, और हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10। अब हमने इस स्टेटमेंट को चेक करना है 4 एलिमेंट्स के लिए, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। तो फॉर एग्जांपल मैं 1 के लिए चेक करता हूँ, 1 स्क्वायर इज लेस देन 10, ट्रू है, इसका मतलब है p ऑफ 1 इज ट्रू। अब मैं चेक करता हूँ 2 पर, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 लेस देन 10 है, इसका मतलब है p2 भी करेक्ट है। फिर मैं चेक करता हूँ 3 पर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 इज लेस देन 10, ये प्रोपोजिशन भी हमारे पास ट्रू है। अब फोर्थ वाला चेक कर लेता हूँ, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16। अब 4 स्क्वायर 16 जो है वो इट इज़ नॉट लेस देन 10, ये फॉल्स हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन चारों स्टेटमेंट्स की कंजंक्शन कंसिडर करता हूँ, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो मुझे बताएं क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सर जी फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। गुड, फॉल्स होगी। तो इसको जो ऊपर वाला फॉर ऑल है वो भी ऐसे ही है, आप सेट्स की फॉर्म में इसको इंटरसेक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। जब आप दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन कंसिडर करते हैं तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आता है जो कि तमाम सेट्स में होता है। और जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो बेसिकली ऐसे ही है जैसे यूनियन। आप 10 सेट्स का यूनियन लेते हैं, 10 में से अगर वो एक सेट में है तो भी आ जाएगा, अगर वो 10 के 10 सेट्स में तब भी यूनियन में आ जाएगा, अगर वो 4 सेट्स में तब भी आ जाएगा। तो फराल वाला जो है वो आइडिया वही दे रहा है जो हमारे पास इंटरसेक्शन का है, और देयर एग्जिस्ट हमें वही आइडिया प्रोवाइड कर रहा है जो एक यूनियन का। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखें, अब इस वाले को, इसका प्रूफ तो ये है, मैंने क्या किया, पहले चारों स्टेटमेंट्स पे 1 बाय 1 चेक कर लिया, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3 और p ऑफ 4 पे। अब मैं इसको, अगर मैंने इसको डिस्प्रूव करना है तो मैं इन चारों स्टेटमेंट्स पे चेक करने के बजाय जस्ट एक 1 एलिमेंट पे चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 4 स्क्वायर इज 16। तो 1 वे जो इसको प्रूफ करने का ये है जो मैंने अभी किया आपके साथ शेयर, मैंने P1 पे भी चेक किया, P2 पे भी, P3 पे भी, P4 पे भी। और सेकंड वे क्या है, मैं जस्ट 4 कंसिडर करता हूँ और 4 का स्क्वायर लेकर इस वाली इनइक्वालिटी को फॉल्स प्रूफ कर देता हूँ। तो मेरे पास जो 4 है वो काउंटर एग्जांपल है इसको डिसप्रूव करने की। तो जो हमारा पिछले 10-15 मिनट से फोकस है वो ये है कि फराल क्वांटिफायर को अगर आपने डिसप्रूव करना है तो आपको जस्ट 1 एग्जांपल फाइंड करनी पड़ेगी, जिसको हम काउंटर एग्जांपल कहते हैं। आई होप कि आपको ये आइडिया अब क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पे जो दूसरा मेथड है वो यूज़ किया हुआ है, पहला मेथड मैंने आपको लिख के बता दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हाट डज द स्टेटमेंट फॉर ऑल x n of x मीन इफ n of x is computer x is connected to the network and domain consists of all computers on campus। तो बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल हमसे ये डिमांड कर रही है कि हम इस प्रोपोजिशनल जो स्टेटमेंट है इसको इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस लिखें। तो हम इसको कह सकते हैं कि फॉर ऑल क्वांटिफायर, फॉर ऑल यूज हुआ, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ, तो इसका मतलब है फॉर एवरी कंप्यूटर एक्स ऑन कैंपस दैट कंप्यूटर एक्स इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। और इसको अगर हम थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा एवरी कंप्यूटर एक्स ऑन कैंपस इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। यहाँ पे आप एक्स डिफाइन करना। तो नेक्स्ट हमारे पास एक थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है लेकिन इंटरेस्टिंग एग्जांपल है।
व्हाट इज द, अब हमारे पास यहाँ पे जो मेथड यूज हुआ है इस क्वांटिफायर को यूज करने का, हमने पी ऑफ एक्स की जगह उस स्टेटमेंट को यूज कर लिया जो आपने प्रीवियस वेज देखे, लेकिन जैसे यहाँ पे हमारे पास है फॉर ऑल एक्स एन ऑफ एक्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं, साथ वेरिएबल यूज कर रहे हैं और प्रोपोजिशनल फंक्शन की नोटेशन यूज कर रहे हैं। जबकि ये वाली जो एग्जांपल है इस केस में हमारे पास नोटेशन का यूज कर रहे हैं, क्वांटिफायर यूज किया, वेरिएबल यूज किया और ब्रैकेट में हमने वो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट लिख लिया, प्रोपोजिशनल फंक्शन नहीं यूज किया। तो ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं जब आपके पास वेरिएबल्स हो। ये बात क्लियर हुई है आपको? अगर किसी स्टूडेंट को इस नोटेशन में कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें प्लीज। सर ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, ये पी ऑफ एक्स समझ लें हम इसको। जी, आप इसको पी ऑफ एक्स यानी कि इस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं, ये बेसिकली क्या है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स सच दैट हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। अगेन इन क्वेश्चंस में आपको मैं प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट से इंग्लिश सेंटेंसेस चेंज करके नहीं दे रहा, क्योंकि ये हमारा लास्ट वीक का टास्क था। इसमें हमने सीखा था कि प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है तो उसको इंग्लिश सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, इंग्लिश सेंटेंस है तो उसको हम प्रोपोजिशन में कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन में उसने जो नोटेशन दिया है उसको हम इक्विवेलेंटली इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स की आगे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। और अगेन यहाँ पे जब हमने क्वांटिफायर यूज किया तो उसकी डोमेन होनी चाहिए। अब डोमेन हमारे पास क्या है, इट इज ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी और पॉजिटिव भी है। तो अगर इसको हम रीड करें एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप कोई भी इंटीजर लें उसका स्क्वायर हमेशा उस नंबर से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है। अब हमें चेक ये करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन है दो डोमेन्स के साथ। पहले हमने चेक करना है रियल नंबर्स के साथ, फिर हमने चेक करना है इसको इंटीजर्स के साथ। कि अब ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली क्या कह रही है कि एवरी रियल स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ग्रेटर देन नंबर इटसेल्फ। और अगर मैं इंटीजर्स लेता हूँ तो ये स्टेटमेंट होगी कि एवरी स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटीजर इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा मेथड यूज करेंगे जो हमने कैलकुलस में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए किया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाकर उसके रीजन्स डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि वो रीजन्स में से कौन कौन ये वैल्यूज सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट था, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो आप मुझे याद कराइएगा, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा वाइट बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। ये जो लास्ट इक्वेशन है वो देखें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सोल्यूशन में जो हमने रीजनिंग यूज़ किया वहाँ पे हमने इसकी काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया। काउंटर एग्जांपल क्या है, हाफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अगर आप हाफ का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.25 और हाफ इज 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 है और इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 0.5। तो ये हमारे पास है एक काउंटर एग्जांपल इसको प्रूफ करने की। वन वे तो जो उसने मतलब आर्बिट्रेरी नंबर यूज़ कर लिया, काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया इसको फास्ट प्रूफ करने के लिए। जो डायरेक्ट वे है उस डायरेक्ट वे में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स।
अब यहाँ पे आपने x को x स्क्वायर में से एक x को ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना, ये हमारे पास रॉन्ग मैथमेटिक्स है, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। तो x स्क्वायर इक्वल टू x, आप x को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज हो सकती है आपके लिए, एक होमवर्क आपके लिए ये, कि जिस तरह आप इनइक्वालिटीज में इसकी रीजन्स बनाते थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इसमें आप फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट केस होगा वो ये हो सकता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक केस हमारे पास किया। दूसरा केस क्या होगा कि दोनों नेगेटिव हैं, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज लेस देन 0। तो दोनों केसेस में आपने रीजन्स बनाने और देखने कौन सा रीजन इसको सेटिस्फाई करता है। ये बिल्कुल वैसी ही एक एग्जांपल है जैसे आप इनइक्वालिटीज प्रूव करते थे कैलकुलस में। तो छोटा सा टास्क आपके पास ये है कि आपने इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाकर, इसके रीजन्स बनाकर, रीजन्स चेक करने कौन सा रीजन जो है वो इस इनइक्वालिटी को शो करता है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका टास्क है, होमवर्क है, तो हमारे पास रीजन आएगा, जैसे ये मेरे पास एक रियल लाइन है, यहाँ पे मेरे पास है 0, यहाँ पे मेरे पास है 1। ये रीजन मेरे पास आएगा x लेस देन 0 वाला, ये रीजन मेरे पास आएगा x ग्रेटर देन 1 वाला, और ये रीजन मेरे पास आएगा 0 लेस देन x लेस देन 1 वाला। तो जो आपको मैंने टास्क दिए, जब आप उसको चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा कि ये जो आपके पास वैल्यूज है x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, जो हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन है x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ये होल्ड करता है इस वाले रीजन के लिए इंक्लूडिंग 0, और ये होल्ड करता है इस वाले रीजन के लिए इंक्लूडिंग 1। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डोमेन हो 0 से स्मॉलर और 1 से लार्जर नंबर, तो हमारे पास x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। अब अगर हम कोई भी नंबर यूज़ कर लें बिटवीन 0 एंड 1, उस कोई भी वैल्यू अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास x के ग्रेटर देन इक्वल्स टू x वो फॉल्स होता है। जैसे 0 और 1 के बिटवीन में हमारे पास लाई करता है 0.25। अब मैंने ये नंबर चूज़ कर लिया है x इक्वल्स टू 0.25। अब मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो 0 x स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 0.0625। तो यहाँ पे आप देखें कि x स्क्वायर, अब मैं इस इनइक्वालिटी को चेक करता हूँ, ये x स्क्वायर ग्रेटर देन x, तो 0.0625 इज इट ग्रेटर देन 0.25। तो आप देखें कि ये 0.0625 इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 0.25, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो बेसिकली आप 0 और 1 के बिटवीन में कोई भी पॉइंट यूज़ करेंगे तो आपके पास ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाएगी। कोई एक नंबर लिस्ट कर दें एज ए काउंटर एग्जाम्पल, तो आप उस नंबर को लिख के ही कह सकते हैं कि सिंस फॉर दिस वैल्यू इनइक्वालिटी डजंट होल्ड, तो दिस क्वांटिफायर हैज टू वैल्यू फॉल्स। ये बात क्लियर हुई है आपको? किस स्टूडेंट को ये पॉइंट क्लियर ना हुआ तो प्लीज़ पूछो। ये इतना लंबा करने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ ये भी कर सकते थे ना, 0.5 एक एग्जांपल दे देते कि 0 से ये तो हमें पहले से पता था कि अगर 0 और 1 के दरमियान में हो तो ये फॉल्स हो जाती है। इस केस में तो आसान है, ठीक है, क्योंकि जो बुक में सोल्यूशन दिया है वो जस्ट 1 पॉइंट उसमें काउंटर एग्जांपल दे दिया। तो इस पूरे प्रोसीजर को बताने का, डिस्कस करने का मकसद ये था कि
इस तरह की जब इनइक्वालिटीज आएंगी तो आप उसमें, अगर आपके पास शॉर्ट टाइम में एक पॉइंट आपके पास एग्जांपल नहीं मिल रही, तो आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा मेथड है, और ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोपोजिशन के लिए आपको काउंटर एग्जांपल विद इन सेकंड्स मिल जाए। तो वो जो इसमें जो बुक में सोल्यूशन दिया वो काउंटर एग्जांपल में भी 2 और 3 अटैम्प्ट्स के बाद आपको पता चल जाए। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँ, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी बना दूँ, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा और हिट एंड ट्रायल से फाइंड करने में आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो एक मैंने आपको एक प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। कोई और क्वेश्चन स्टूडेंट का तो प्लीज़। और जो सेकंड पार्ट था इसका वो था इंटीजर्स के लिए। अब क्योंकि हमारे पास 0 और 1 के बिटवीन में कोई इंटीजर नहीं लाइक करता, सारे डेसिमल्स हैं, रैशनल्स हैं, रियल्स हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स के लिए ये होल्ड करता है और रियल नंबर्स के लिए ये होल्ड नहीं करता। तो आप ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट भी जस्टिफाई हो जाता है। अगर हमारे पास डोमेन चेंज करें तो जो प्रोपोजिशनल फंक्शन की ट्रुथ वैल्यूज हैं वो डिफर कर सकती हैं। रियल नंबर्स के लिए ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, इंटीजर वैल्यूज के लिए ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हमने आज कंप्लीट कर लिया फॉर ऑल, या आप कह सकते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। नेक्स्ट हमारे पास एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इस टॉपिक्स में जो हमने पढ़े हैं उसमें से कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछें, अदरवाइज हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका। ओके, so see you in the next class on Tuesday. Allah Hafiz.